नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? आज हम इस छोटे से सेशन में एक बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार पढ़ते रहें और अभिप्रेरित होते रहें। बीच में जो भी डिस्ट्रैक्शन या जो भी हमारे विचलन आते हैं, उसको हम कैसे दूर करें, उससे हम कैसे निजात पाएँ? हम अच्छा पढ़ रहे हैं 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और फिर अचानक से एक डाउनफॉल आता है, अचानक से हमारे में गिरावट आ जाती है और फिर हम वो हासिल नहीं कर पाते हैं, जिसके हम हकदार होते हैं। एक्चुअली हम किसी छोटी-सी परिस्थिति की वजह से डाइवर्ट हो जाते हैं और फिर हम जो एक लंबा जो हमारा मोटिवेशन है, वो स्थायी नहीं बन पाता है और इस तरीके से हम अपने मूल लक्ष्य से पथभ्रष्ट हो जाते हैं और फिर हम निकल जाते हैं एक ऐसी अ, अज्ञात सी दुनिया में जहाँ से लौटना मुश्किल सा हो जाता है। फिर हम इधर-उधर उधेड़-बुन के अंदर कुछ मोटिवेशनल वीडियो सर्च करते हैं, कुछ हम ऐसी कविताएँ या कुछ ऐसी रचनाओं की तलाश में रहते हैं कि काश हमें भी एक वो बूस्ट मिल जाए और हमें अपनी निरंतरता बनाए रखने में मदद मिले। तो ऐसा तो देखो कुछ भी नहीं होता है कि कोई यूनिवर्सल, कोई सार्वभौमिक, कोई निरपेक्ष सत्य स्थापित हो, जो कभी नहीं बदलता है, क्योंकि बदलता तो सब कुछ है। सापेक्षता सब जगह होती है, विचारों में होती है, हमारे मनस्थितियों में होती है, हमारी परिस्थितियों में होती है, तो बदलाव तो सब जगह है। लेकिन फिर भी अगर हम एक कारगर उपाय अपना लें थोड़ा-सा ऐसा कि एक रूटीन हमारा ऐसा-सा सेट हो जाए कि हम लोग ज़्यादा डाइवर्ट नहीं हों और हम अच्छा काम कर जाएँ, तो निश्चित रूप से आप थोड़े से अलग हो जाओगे लोगों से। बाकी ईश्वर सबको बराबर समय देता है, दिन-रात सबके लिए एक होते हैं और कमोबश मटेरियल सबके पास एक जैसा होता है और गाइडिंग प्रोसेस भी लगभग 20-19 होता है। लेकिन फिर फ़र्क कहाँ हो जाता है? बच्चा ही उसमें फ़र्क कर देता है। तो ये छात्र केंद्रित विषय है। बच्चे को जब तक भ्रम होते हैं, इल्यूज़न होते हैं, जब तक बच्चा खुद के ऊपर भरोसा नहीं करता है और जब वो खुद पे एक भरोसा करता है, आत्म केंद्रित होता है, तो उसे पता चलता है कि यार वास्तविक सत्ता तो उसके पास में थी, एक्चुअली बाकी सब चीज़ें तो आपको प्रेरित करने के निमित्त मात्र थे। तो इसलिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम खुद से बात करते रहें और खुद के साथ जुड़े रहें, स्वयं में स्थित रहें, स्वस्थ रहें और पूर्ण मनोयोग के साथ में अपनी जो लक्ष्य हैं उनके प्रति निरंतर अभिप्रेरित रहें। तो इसके लिए छोटा-सा काम करना होता है, ज़्यादा नहीं होता है। एक तो हर पल आपका माइंडसेट एक अपने फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम के लिए एक भविष्योन्मुखी योजना है उसके लिए सदैव कंसंट्रेट करें इस बात के लिए कि यार अ, मुझे ये करना है और जब मैं ये करूँगा तभी मुझे सुकून मिलेगा और मुझे ये करना है इसके लिए मुझे आज ये करना चाहिए ताकि कल मुझे ये मिले। आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि मुझे आने वाले 2-3 साल में या 1 डेढ़ साल में ये बनना है और इसके लिए मुझे इतना एक अच्छा फ्रेमवर्क आप तैयार कर लें, तैयारी का रोड मैप जो भी है, टीचिंग मटेरियल जो है, आपका स्टडी मटेरियल जो है या फिर आपके कंपोनेंट्स बाकी जो हैं जैसे कि आपके शॉर्ट नोट्स हैं, आपके पीडीएफ कलेक्शन है, आपके टेस्ट के शेड्यूल्स वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर आप एक अच्छा उम्दा काम करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अब इसके लिए क्या करें? पढ़ने की टेक्निक बहुत इम्पोर्टेंट होती है इसके अंदर। बहुत सारे बच्चे का एक सवाल रहता है कि कैसे पढूँ कि याद रह जाए? कोई एक सार्वभौमिक नियम नहीं होता है, कुछ लोग बोल-बोल के पढ़ते हैं, कुछ लोग मनन करके पढ़ते हैं, कुछ लोग रीडिंग हैबिट्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग लिख-लिख के याद करते हैं, कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कुछ अपने दिमाग में मेमोराइज़ कर लेते हैं, कुछ लोग डिस्कशन के पार्ट में जाते हैं, कुछ लोग जो है अ, टेस्ट वगैरह है, इनके द्वारा अपने आप को चेक करते रहते हैं। तो ये सारे मेथड हैं, सभी कारगर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी है, आप हमेशा जो ऑडियो विजुअल प्रोसेस होता है, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो जब आप किसी चीज़ को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा-सा फ़ायदा मिलता है। उससे आपको पढ़ने में आसानी होती है कि हाँ यार, तो आपके दिमाग में एक चीज़ मूव होती है और उसके हिसाब से आप थोड़ा-सा जैसे पेपर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए हमें। जब पढ़ते फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि जैसे आप हड़प्पन सिविलाइज़ेशन पढ़ रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे अपन नगरीय अभिविन्यास पढ़ते हैं, तो हम ये कहते हैं यार देखो नगर जो है, वो 2 भागों में बँटा हुआ था जनरली। एक जो है वो एलिवेटेड पार्ट जो ऊँचा उठा हुआ भाग है और एक जो है वो नीचा वाला भाग है। तो नीचे वाले भाग में जो हाउसेज़ हैं वो ये हैं
और ऊंचे वाले के अंदर जो इमारतें वगैरह या जो भी चीजें बनी हुई है वो एक सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है, तो इसको हम गढ़ बोलते हैं या सिटाडल या दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, और ये ऊंचा भाग है क्योंकि ये ऊंचा उठा हुआ है, और ये कैसा है, ये नीचा भाग है। ठीक है, तो ये ऊंचे भाग के ऊपर जो नगर होगा वो भाई ऊंचा नगर ही होगा, ऊंचा नगर है ना, और नीचे भाग पे निचला नगर है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये दुर्गीकृत है, ये दुर्गीकृत, ऐसा आप एक पिक्चर बना लेंगे। ऐसे टाउन प्लानिंग की अगर बात आती है तो हम कहते हैं कि नगर जो है वो आयताकार शेप में थे, और नगर जो है उसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तो इस तरीके से आप नगरों के थोड़े विन्यास डिजाइन कर लेंगे, तो ग्रिड पैटर्न या फिर आपको समकोण पे काटती हुई सड़कों के द्वारा नगरों का ये विन्यास मिल जाएगा कि ये रोड जा रही है, ये रोड जा रही है, ये रोड जा रही है। यहाँ प्लॉटिंग कर देंगे, या आपका मकान एक ये है, एक ये है, एक इधर है, एक इधर है। मुख्य द्वार जो है भवनों के वो गलियों में खुलते थे, ये देखो गलियों में है, मुख्य सड़क जो है वो काफी चौड़ी थी। तो और इस तरीके से जो है ये इनका नगरीय विन्यास था। तो जैसे अगर आप थोड़ा सा ऐसे स्ट्रक्चर्ड इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे सोच लेते हैं, तो निसंदेह आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, क्योंकि आपके दिमाग में उसका एक डिजाइन जो है वो डेवलप हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी, जैसे मान लो कि कोई भी खोज हुई, भाई क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इंडिया के जलमार्ग को खोज के लिए आ रहे थे, और अचानक से वो अंध महासागर के अंदर खो गए, और निकल गए वो सीधे कनारी द्वीप से होते हुए साल्वाडोर, जो है आपका, जो जिसको अपन बोलते हैं साल्वाडोर का क्या नाम है याद नहीं आ रहा मेरे को, बहामास, यस, बहामास द्वीप। तो बहामास द्वीप जो है वहां पे, इसके अलावा क्यूबा, हैती, यहाँ पे जो कैरेबियंस हैं, तो वहां पे गए। तो इस तरीके से उसका भी जैसे आप एक पिक्चर फॉर्म जो है उसको आप थोड़ा सा डेवलप कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा कि हाँ यार देखो, ये कुछ साउथ अफ्रीका का पोर्शन है, और यहाँ पे उनको आना था एक्चुअली। ठीक है, और यहाँ यहाँ से जैसे कि मान लो ये यूरोपियन पार्ट रहेगा, तो यहाँ से वो निकले, और यहाँ पे कनारी द्वीप जो है उसके आसपास उन्होंने अपना जो स्टे किया, और उनको कुछ ऐसे केप वर्दे, सेंट हेलेना और केप ऑफ गुड होप, मोजाम्बिक, ऐसे होते हुए जो वास्को डी गामा ने चेंज किया था मार्ग, वैसे आना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोलंबस जो है वो यहाँ से सीधे ही निकल गए, और यहाँ पे जो फ्लोरिडा वाला पार्ट है ये नॉर्दर्न अमेरिका का पोस्चर है। ठीक है, और ये अपन साउथ अमेरिका की अपन बात करें तो इसके बीच में ये जो कुछ द्वीप हैं, तो यहाँ पे बहामास द्वीप है, ये साल्वाडोर वाला है ना, तो वो यहाँ पे आए, और क्यूबा, हैती, ऐसे होते हुए वो वापिस से चले गए थे। तो इस तरीके से आपकी जैसे एक पिक्चराइजेशन होगा तो आपको बहुत बढ़िया फील होगा, और आप में एक पॉजिटिविटी भी आ जाएगी निश्चित रूप से, है ना। तो ऐसे अगर आप अच्छा करेंगे, ये फिर जो है वास्को डी गामा ने यहाँ से किया, कनारी से ये यहाँ पे कैप वर्दे पे आए, फिर सेंट हेलेना में आए जहाँ नेपोलियन को रखा गया था। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे जो है अंध महासागर है, और ये यहाँ साउथ अफ्रीका का जो साउदर्न पोर्शन है, केप टाउन सिटी से 50 किलोमीटर दूर है, केप ऑफ गुड होप, उत्मांसा द्वीप जिसको बोलते हैं, बार्थोलोमा डियाज ने जिसकी खोज की थी, यहाँ से होते हुए, और फिर ये मोजाम्बिक में आए, और मोजाम्बिक से अब्दुल मनीक को लिया, और फिर ये लोग आए केरल में कालीकट के तट पे। तो इस तरीके से इनका अराइवल रहा। तो ऐसे फिर आपको एक पिक्चर फॉर्म में कोई चीज मिल जाएगी, तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा याद होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्मार्ट टेक्निक ये होती है कि आप अच्छे नोट्स बना सकते हैं, छोटे से पिक्चराइज नोट्स बना सकते हैं, विजुअलाइजेशन या उसका एक दृश्यीकरण जिसको बोलते हैं हम, पिक्चर फॉर्म में चीजें मूव होती हैं। जैसे आप अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं या समुद्रगुप्त की बात करते हैं कि वो दक्षिण में गए, तो आपके विंध्याचल और उसके इधर वाला पोस्चर जो होना चाहिए। आपको अगर कहीं पे ऐसे है कि हाँ साहब ये मालाबार तट है, तो मालाबार तट आपको दिखना चाहिए। सारी चीजें एक साइंटिफिक फॉर्म में याद होती हैं अपने को। जैसे हम कहते हैं कि यार भारत में उत्तर पश्चिम से आक्रमण हुए, तो भारत में उत्तर पश्चिम से आक्रमण हुए, तो अगर हम ये कहते हैं कि देखो साहब ये उत्तर पश्चिम का जो पोस्चर इधर वाला हमारा है, तो हिमालय का जो यहाँ और यहाँ का जो विस्तार है,
जिसके अंदर यहाँ तो नाथुला जोजिला शिप की दर्रे हैं जो टिपिकल हैं, तो भारत में आ नहीं सकते। उत्तर पश्चिम में कुछ पासेज हैं, यहाँ पे हिमालय का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसमें खैबर दर्रा है, टोची दर्रा है, बोलन दर्रा है, गोमल दर्रा है। तो इन दर्रों के माध्यम से जो है हमारे पे अटैक हुए। तो पहले जो भी स्थल मार्ग से जो लोग आए थे वो सारे के सारे स्थल मार्गों से, जैसे खैबर दर्रे से पंजाब में आ रहे हैं, गोमल दर्रे से सिंध में आ रहे हैं। तो इस तरीके से इधर ही आक्रमण हुए सारे, और यहाँ से ही हम लोग विदेशी जो भी हैं वो यहाँ से आए, चाहे ईरानी आए, चाहे यूनानी आए, चाहे शक, कुषाण, हूण, अरेबियंस, टर्क्स, मुगल्स, बाबर तक इवन सभी यहाँ से आए। और उसके बाद में फिर ये वाला जो पोर्शन है अपना, जैसे कि ये समुद्रिक मार्ग थे, तो यहाँ से उस समय आना पॉसिबल नहीं था। फिर ये जो यूरोपियंस पावर थे, उनके पास में नौसेना बहुत अच्छी थी, नाविक शक्ति में वो कुशल थे, इसलिए पुर्तगाली, चाहे डच हों, फिर चाहे अंग्रेज हों, चाहे आपके डेनमार्क वाले हों, है ना, चाहे फ्रांसीसी हों, सब लोगों ने समुद्रिक जो किनारे हैं वहां पे अपने आप को डिप्लॉय किया। तो हर चीज का अपना एक मतलब है। इतिहास एक बहुत साइंटिफिक वे में पढ़ा जाता है, और कोई भी सब्जेक्ट हो उसको आप इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के अंदर तो आपको ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं, साथ में इसके अंदर भी है, आप अच्छा पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो कोई भी बात है कि जैसे आप महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हो, और वहां पे जैसे मथुरा शैली के अंदर जो अपन कुछ बातें हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं मूर्ति कला में, फॉर एग्जांपल गुप्त काल में, तो अपने को क्या करना चाहिए कि हाँ यार, महात्मा बुद्ध का अपन एक ऐसे पिक्चर फॉर्म में कर लेते हैं, और उसमें मथुरा शैली की मूर्ति कला की बहुत सारी जो चीजें हैं उनको हम खूबसूरती के साथ में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के कुंचित केस थे। ये देखो, ये कुंचित केस बना दिया आपने महात्मा बुद्ध के, और यहाँ पे ऐसे ये वाले, ठीक है, और ये बुद्ध की अर्ध खुले नेत्र हैं, और ये आईब्रोज हैं। तो इस तरीके से ये बुद्ध के कान हैं, और ऐसे एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बुद्ध बन गया है। और ये लो, और ये लो आपके, जिसको अपन बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में इनके हाथ हैं, है ना। और ये पद्मासन मुद्रा में महात्मा बुद्ध जो है वो बैठे हैं। पद्मासन मुद्रा को थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं आप, थोड़ा ऊपर ले सकते हैं अपन इसको। यहाँ पे ऐसे अलाती पलाथी मार के अपन बैठते हैं, वो वाले। तो अब जैसे मथुरा शैली की मूर्तियों की जो विशेषताएं हैं आप एक साथ देख सकते हैं कि ये पद्मासन पोस्चर है इनका, और ये इसको बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा। तो धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्धा जो बैठे हैं, तो इसमें हाथ को ऐसे दिखा के ये धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा है ना, ये। और ये कुंचित केस है, जो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अभी अभी ऑयल किया है, ओके। और इसके पीछे एक अलंकृत प्रभा मंडल है, ये जैसे हेलोज जो होते हैं ये, तो इसको हम अलंकृत प्रभा मंडल बोल सकते हैं, ऐसे। तो ये एक तरीके से मथुरा शैली की मूर्ति कला जो है उसकी विशेषताएं आ गई है, अलंकृत प्रभा मंडल। तो अलंकृत प्रभा मंडल है, अर्ध खुले नेत्र हैं, ये देखो आधे खुले नेत्र हैं। तो इस तरीके से आप अगर एक अच्छा काम करेंगे तो आपको एक पिक्चर के माध्यम से सब कुछ याद हो जाएगा। इससे पूरी मथुरा शैली की मूर्तिकला, अलंकृत प्रभा मंडल है, कुंचित केस है, अर्ध खुले नेत्र हैं, धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा और पद्मासन मुद्रा, ये भारतीयकरण का जो है कॉन्सेप्ट है, वो जो इंडियन जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से। लाल पत्थर से बने हैं, है ना। तो ऐसे आपको एक माइंडसेट मिल जाएगा इससे, समझ गए। तो कुछ चीजें आप इस तरीके से कर सकते हैं, कुछ चीजों को आप कोरिलेशन के साथ पढ़ सकते हैं। कुछ चीजों के जैसे कंसेप्ट आप सोचो कि हाँ यार मूर्ति कला है, तो सबसे पहले मूर्तियां कहाँ से हुई, मिली है अपने को, तो अपन पैलियोलिथिक या पाषाण काल से भी अपने को मूर्तियां रिकवर हुई हैं। कला में जैसे पेंटिंग वहां से हुई है, तो आप अजंता एलोरा पढ़ो तो साथ में भीमबेटका की चित्रकला के भी आपको दर्शन होने चाहिए। और फिर वो पेंटिंग का सेगमेंट किस किस तरीके से कहाँ कहाँ चलते हैं, वो सारे आपको एक साथ देखने हैं। और ऐसे ही मूर्तिकला है, तो मूर्तिकला जैसे कि पूर्व आर्यकाल, जैसे कि
अपन जनरली देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में अपन खूब मूर्तियों का डिस्कस करते हैं, इसके अलावा पाषाण काल में भी मूर्तियां हैं। तो ऐसे अपन देखते हैं कि हाँ यार, मूर्ति कला सबसे पहले पाषाण काल से है, फिर हड़प्पा काल में मातृ देवी की मूर्तियां हैं, और इसके अलावा नटराज, नृत्य नटराज की मूर्तियां, और इस तरीके से जो है वो पत्थर, धातु और मिट्टी, तीनों की मूर्तियां जो है अपने को मिलती हैं। और फिर आगे हम चलते हैं तो कैसे मूर्तिकला के अंदर लोक कला इम्पोज होती है मौर्य काल के अंदर, वो आपको डिस्कस करनी है। और इसके अलावा हमारी 3 मूर्तिकला शैलियाँ, अमरावती, गांधार और मथुरा शैली, उसको देखना है। गुप्ता पीरियड के अंदर मूर्तिकला कैसी है उसको देखना है। और गुप्त काल में मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित किया गया, एक अलग बात है। तो इस तरीके से आगे-आगे चलते-चलते फिर मूर्तियों को डिस्ट्रॉय करना, और किस तरीके से वो सारा है। कौन सी शैली में बुद्ध की मूर्ति बनी, ये सब आप एक साथ देखेंगे तो आपको मजा आएगा, और एक कंपैरिजन भी हो जाएगा, और आपकी एक स्मार्ट स्टडी भी हो जाएगी। अ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। आप जब जैन बौद्ध पढ़ते हो तो जैन बौद्ध को कंपैरेटिव स्टडी में पढ़ो, इनमें समानता क्या है, समानता क्या है, ऐसे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से आपको एक व्यू जो है वो मिल गया होगा थोड़ा बहुत, कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, एक हिस्ट्री को इफेक्टिव रूप में कैसे हम इसको लर्न करें। ये बहुत एक एंडलेस प्रोसेस है, बहुत बड़ी सी बातें हैं इसके अंदर। बाकी बातें हम कभी दोबारा दूसरे वीडियो में करेंगे। और दूसरी बात ये है कि आपको चीज़ों को पढ़ के, ड्रॉ करके, ऐसे अपने दिमाग के अंदर उसकी एक इमेज बनानी है, और फिर उसका मेडिटेशन भी करना, मनन भी करना, चिंतन भी कर सकते हैं आप। आपने कोई भी चीज़ पढ़ी, फिर उसका दिमाग में खाका क्रिएट करो, आप चिंतन करो, और उसकी कंपैरिजन और उसके तुलना में उसकी समानता और असमानता दोनों को आप देखिए, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, और फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। आपको सबकी जैसे हिस्ट्री एक साथ मिलेगी कि हाँ यार, हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, इसका मतलब घोड़ा तो था लेकिन वो उपयोग में नहीं लेना जानते थे। लोहे से अपरिचित है, इसका मतलब प्रकृति में लोहा तो है लेकिन वो लोहे का उपयोग नहीं जानते, क्योंकि उसका धातु क्रम जटिल था। ठीक है। इंसान हमेशा सरल चीजों को पहले अचीव करता है, इसलिए तांबा जो है वो पहले हमने अचीव किया, आयरन है वो हमने बाद में किया, क्योंकि उसकी मेटलर्जी है वो ज्यादा टिपिकल है इन कंपैरिजन ऑफ कॉपर। तो ये सारी चीजें इसमें रहेंगी, है ना। और फिर जैसे हड़प्पा के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वर्तमान तक आप जोड़ के पढ़ सकते हो, कि हड़प्पा सभ्यता में नालियां ढकी हुई थी, सड़कें चौड़ी थी, और आज नालियां हैं वो खुली भी पड़ी हैं, कहीं नालियां ही नहीं है। या फिर अपन देखते हैं कि कहीं पे सड़कें इतनी टूटी फूटी हैं, या फिर गलियां बहुत सारी कंजस्टेड हैं, और यहाँ पे कंजस्टेड गलियों की वजह से वहाँ पे साधन भी नहीं निकल सकते, बड़े लंबे चौड़े चौड़े सांड हैं। तो वो सांड तो हड़प्पा जैसे हैं, लेकिन गलियां जो हैं वो हड़प्पा जैसी नहीं है। इसलिए सांड की लंबाई इतनी होती है कि आपको साइड ही नहीं मिलेगी जाने के लिए। नालियां ऐसी हैं कि ढकी हुई नहीं है, खुली हैं, तो व्हाट्सएप चलाते बच्चे बच्ची है और नालियों के अंदर गिर के न जाने कहाँ पे नाले में निकल जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अपने को देखना है कि एक हिस्ट्री बहुत क्रिएटिव है। आप उसको एंशिएंट पास्ट के साथ, वर्तमान घटनाक्रमों के साथ कंपेयर करके देखेंगे, एक्चुअली उस चश्मे से देखेंगे जो घटना एक्चुअली वहां पे घटित हुई थी, तो थोड़ा आनंद भी आएगा। तो ऐसे ये क्रिएटिविटी है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप बात हम करते हैं, जैसे कि मान लो ट्विस्ट विद डेस्टिनी, भाषण की बात कर रहे हैं, तो नियति के साथ वादा, ये भाषण जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा में दिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि बरसों पहले हमने एक सपना देखा था कि हर दुनिया सो रही होगी, भारत जाग रहा होगा, क्योंकि हम एक नई सुबह में प्रवेश कर रहे होंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा जब पढ़ते हैं तो ऐसे देखो कि हाँ, भारत जाग रहा होगा क्योंकि भारत का हर बच्चा व्हाट्सएप चला रहा होगा। थोड़ा क्रिएटिव बनाओ इसको, थोड़ा एंटरटेनिंग बनाओ। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी स्थापित की थी। उन्हें पता था कि हमारे सोशल मीडिया हैंडल चलाने वाले बच्चों के इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दो, उसको ब्लॉक कर दो, तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, तो उनको पहले से पता था कि ये सब कुछ होना है। ठीक है। और भी ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर जो हैं वो आपको पढ़ाई में मिल सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने एक तरीके से 1921 में शर्टलेस पोजीशन हासिल की थी। उन्होंने अपना शर्ट उतार के फेंक दिया था एक कार्यकर्ता के जवाब में, मदुरै में जब उनसे पूछा गया कि कैसे पहने खादी, तो उन्होंने कहा पहने खादी चाहे पहनो आदि। और यही बात सलमान खान ने 1998 में कही,
जब उन्होंने ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना में शर्ट फेंक दिया। तो आप क्रिएटिव भी बना सकते हो हिस्ट्री को बहुत। महात्मा गांधी जो थे उन्होंने 1906 में सत्याग्रह टेक्निक को साउथ अफ्रीका में अचीव किया, और सलमान खान ने वांटेड में 2008 में कहा कि एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। सत्याग्रह में भी यही था कि सत्य के प्रति आग्रह, जितना डिसाइड किया उससे ना कम न ज्यादा। तो बहुत मजेदार है और इंटरटेनिंग के साथ बहुत कंसेप्चुअल भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे वैदिक कल्चर के अंदर रिचुअल्स जो थे या जो हमारी धार्मिक प्रथाएं थी वो जटिलता की ओर गई, कर्मकांड आए। तो कर्मकांडों में सरलता, कर्मकांडों को रिप्लेस किया गया उपनिषद के ज्ञान द्वारा, जिसमें आत्मा और परमात्मा के अद्वैत ज्ञान के द्वारा कर्मकांडों का एक वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत किया गया कि आप चाहें तो पूजा पाठ के स्थान पर आत्मा परमात्मा के अद्वैत के ज्ञान को जानकर भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष के 3 रास्ते हिंदू धर्म में, पहला जो है कर्मकांड है, दूसरा ज्ञान कांड, तीसरा भक्ति कांड है। तो कर्मा यानी पूजा, यज्ञ, और यज्ञ या पूजा मार्ग के द्वारा आप ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति करते हैं तो मोक्ष मिलेगा। दूसरा रास्ता है कि आप आत्मा और परमात्मा में अद्वैत है, दोनों में भेद नहीं है, अभेद है, यही बात अगर आप जानते हैं तो भी आपको मोक्ष मिलेगा। और तीसरा है समर्पण भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो भी आपको मोक्ष मिलेगा। तो इस तरीके से आपके 3 रास्ते हैं, और विद कोर्सेस ऑफ टाइम, समय के साथ जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स हुई, जैसे जैसे समाज जड़ता की ओर गया, सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। वैदिक काल में कर्मकांडों की जटिलता आई तो उसको ठीक करने के लिए उपनिषद आए। उपनिषदों में ज्ञान की दुर्बोधता थी तो उसको सरल मार्ग में प्रस्तुत करने के लिए 62 संप्रदायों में बुद्ध और महावीर स्वामी के दर्शन समेत कुछ और भी ऐसे आए जहाँ पे प्रकृति को ज्यादा महत्व दिया गया। फिर जब इनका पतन हुआ तो वापस से यहाँ पे भक्ति आंदोलन आया और सूफिज्म डेवलप हुए, ठीक है। और फिर आगे जब दोबारा से प्रोग्रेस वापस जड़ता की ओर गई तो सामाजिक धार्मिक सुधारक आए 19वीं और 20वीं सदी में। और उन सब के कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ने आपको, कि आपको जब ये पता चले कि हाँ यार, उपनिषद को वेदांत कहते हैं, और वेदांत सोसाइटी जो राजा राम मोहन राय ने स्थापित की, वेदांत सोसाइटी विवेकानंद ने स्थापित की। तो वेदांत का मतलब उपनिषद, और उपनिषद में कहा गया है कि एक से सब बने हैं, तो सब एक में है और एक सब में है। तो हम सब लोग जाति पाति लिंग भेद आदि के आधार पे पृथक नहीं होने चाहिए। ये बात वेदांत का कंसेप्ट है। इसके लिए वेदांत स्कूल, वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो हमारे रिफॉर्मर्स, जो सुधारक थे, उन्होंने स्थापित किया था, ठीक है। बैक टू वेदास जब उन्होंने नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो वेदों के अंदर ऋग्वेद में स्पेशल जो समाज था वहां पे महिला और शूद्र दोनों को जनेऊ से पृथक नहीं किया गया था, शूद्र वर्ण भी नहीं था वहां पे, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, इसलिए वो उसके आधार पर रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते थे। तो जब चीजें हमारी पहले प्राचीन में अच्छी होंगी तो ही हमारी आधुनिक में अच्छी होंगी, और तभी हमारी मध्यकाल में अच्छी होंगी। तो कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो पूरा आना चाहिए। जैसे उपनिषद है तो उपनिषद के ऊपर टीका लिखी ब्रह्मसूत्र भाष्य बादरायण ने गुप्त काल में, और उसके ऊपर फिर टीका लिखी शंकराचार्य ने, फिर रामानुज ने, मध्वाचार्य ने, निम्बार्क ने, वल्लभाचार्य ने। तो ये सब उसके ऊपर लिखने वाले हैं। तो ब्रह्म और जीव के संबंधों को लेकर ही ये सारे मत हैं। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया, रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद दिया, और फिर मध्वाचार्य ने द्वैतवाद दिया, निम्बार्क ने द्वैताद्वैतवाद दिया, वल्लभाचार्य ने शुद्ध द्वैतवाद दिया। तो ये सब चीजें, आप ब्रह्म और जीव के पारस्परिक संबंध क्या है, किस तरीके के हैं, उनके ऊपर विमर्श है। कोई भी महिलाओं की स्थिति पढ़नी है तो पूरे भारत में एक साथ पढ़िएगा, दासों की स्थिति है एक साथ पढ़िएगा, नगरों का ओरिएंटेशन है एक साथ पढ़िएगा। तो हर चीज को जब आप एक साथ पढ़ेंगे और कंपैरेटिव स्टडी में चलेंगे तो आपकी एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत मदद जरूर मिली होगी कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और प्रैक्टिस करते रहिए, मेमोराइज करते रहिए, खुद को एनर्जाइज करते रहिए, और खुद से बात करते रहिए, खुद को भरोसा देते रहिए कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। ओके।